अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, मगर ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट है और न्यूक्लियर मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर यहां भारत में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, वो अब तक यूएई के राष्ट्रपति को फोन कर चुके हैं। वायर की इस खबर के मुताबिक वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, मगर अब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इतिहास के किस छोर में खड़े होना चाहते हैं? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या यह इतिहास लिखा जाएगा कि भारत जो है वो दो अत्याचारियों, दो दबंगों के साथ खड़ा था? मैं समझना चाहता हूं, ट्रंप लगातार भारत का अपमान करते रहते हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब भी खामेनी को नाजायज तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान पर एक नाजायज युद्ध छेड़ा गया है, फिर भी भारत खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती और मैं इसकी गंभीर चर्चा करने वाला हूं। और सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस का कहना है, इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी इस्राएली संसद नेसेट में खड़े होकर हंस रहे थे, एक ऐसे नकली अवार्ड को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त और युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति बिना शर्त वफादारी जता रहे थे। उसी दौरान कहा जा रहा है कि इस्राएल ने उनकी यात्रा को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर, दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और भारत के दोस्त इमाम खामेनी की हत्या की योजना बनाई। और अब मोदी में इतनी भी नैतिक हिम्मत नहीं है कि उस हमले की निंदा कर सकें जिसने पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया है। इससे ज्यादा साफ सबूत क्या होगा कि मोदी अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका और इस्राएल की कठपुतली बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। कौन ये जंग जीतेगा यह भी पता नहीं है, लेकिन मोदी पहले ही हार चुके हैं। मगर अगर आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक एक करके कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं जिस पर गौर फरमाया जाए। सबसे पहले दोस्तों, यह कुवैत की तस्वीर है। आप देखिए, आसमान से एक फाइटर जेट गिर रहा है। यह कौन सा फाइटर जेट है? यह अमेरिका का फाइटर जेट है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। क्या आप जानते हैं इस तरह के कई फाइटर जेट्स इस वक्त कुवैती आसमान में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और ये सब अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं जिन्हें ईरान निशाना बना रहा है। अब मैं आपको या आपसे मिलवाना चाहता हूं उन 3 अमेरिकन फाइटर पायलट से जो बच गए। ये देखिए, ये 2 पुरुष फाइटर पायलट्स हैं और एक महिला फाइटर पायलट है, और ये लोग कुवैत के आसमान से नीचे गिर गए। ईरान ने मिसाइल दागी, वो मिसाइल इन फाइटर जेट्स को लगी और वो नीचे गिर गए। अब तक 3 अमेरिकी सैनिक आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं ईरानी मिसाइल हमले में। ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है कि वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं, और इसका प्रमाण इस बात से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे और सैनिक शहीद हो सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न मिस्टर ट्रंप, आखिर अमेरिका को इस युद्ध में किसने ढकेला? आखिर क्यों आपने ईरान पर प्रहार किया जबकि ईरान तमाम शर्तों को पूरी कर रहा था? आज विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते थे, हम हमले नहीं कर रहे हैं। आप जंग हमारे दरवाजे पर लेकर आए, आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप
वो डरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दाएं हाथ को नहीं पता कि उनका बायां हाथ क्या कह रहा है, इस व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं है। सुनिए। Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. और दोस्तों, इस खबर को देखिए। द अटलांटिक को फोन पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुझसे बातचीत करना चाहता है और मैं ईरान से बात करने को तैयार हूं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या ईरान आपसे बात करने को तैयार है? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है अली लारिजानी, ईरान के इस वक्त के सबसे बड़े नेता। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं अली लारिजानी ने अमेरिका पर किस तरह से प्रहार किया। उनका बयान गौर फरमाएं। वो कहते हैं, ट्रंप ने अपने ख्याली पुलाव वाली सोच में पूरे इलाके को अशांति में झोंक दिया है और अब उन्हें अमेरिकी सैनिकों के और ज्यादा हताहत होने की चिंता सता रही है। उन्होंने अपने भ्रमित रवैये से अपने ही बनाए नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है और इजराइल की ताकत की भूख के लिए अमेरिकी सैनिकों को कुर्बान कर दिया। और अब नई नई कहानियां गढ़कर वो फिर से अपनी पर्सनालिटी कल्ट की कीमत अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों से वसूल रहे हैं। आज ईरान की जनता अपनी रक्षा कर रही है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने हमला नहीं शुरू किया और यही बात अब्बास अरागची कह रहे हैं। एक अमेरिकी चैनल में उनसे कहा गया कि आप अमेरिकी बेसिस पर हमला क्यों कर रहे हैं, तो अब्बास अरागची ने कहा, यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया, यह युद्ध आपने शुरू किया था। सुनिए अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं। Is a negotiated settlement with the United States still possible? Well, you answered this question. We negotiated with the United States twice in the past 12 months, and in both cases, they attacked us in the middle of negotiation. And that has become a very bitter experience for us. In last June, we were negotiating. We had 5 rounds of negotiations, and we had already fixed the 6th round for 15 June when the Israeli attacked us, and then the US joined the attack. And this time we had 3 rounds. Last Thursday we had a very good discussion, very good talks in Geneva. Both Iranian and the US delegation were happy at the end of 7 hours of negotiations. And I can go into the details of what we agreed and how a deal was at our reach. And when we concluded, the Omani foreign minister, who was the impartial intermediator between us, he concluded by saying in his post that we made significant progress this time. We were able to come to a good understanding. दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं कि किस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स जो हैं उन पर प्रहार हो रहे हैं। ये देखिए, कुवैत की खबर है। कुवैत में जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर यह सलाह, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी मत पहुंचिए क्योंकि वहां पर हमला हो सकता है। कुवैत पर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, न सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमले हो रहे हैं बल्कि खाड़ी देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और खबरें ये आ रही हैं कि कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर भी हमला हुआ है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप जानते हैं सऊदी अरब के आरामको की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, रास तानुरो,
वहां देखिए आग लग गई है। ईरानी मिसाइल का हमला होता है। एक दूसरी थ्योरी जो ये कही जा रही है कि हो सकता है कि ईरानी ड्रोन का कोई टुकड़ा जो है वो उनकी तेल रिफाइनरी पर गिरा। मगर आप जानते हैं जिस पैमाने पर यह आग दिखाई दे रही है उससे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ईरान सऊदी अरब या खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरीज पर हमला क्यों कर रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी मंच पर मैंने आपको खबर बताई थी कि सऊदी अरब के जो शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, ईरान पर हमला करने से पहले वो लगातार ट्रंप से फोन पर बातचीत कर रहे थे और लगातार उनसे गुजारिश कर रहे थे कि ईरान पर हमला किया जाए, हमला किया जाए, हमला किया जाए। कहने को इसमें दो खिलाड़ी हैं, यानी अमेरिका और इस्राइल, मगर सऊदी अरब का भी एक अहम किरदार है। और सबसे बड़ी बात, तमाम गल्फ कंट्रीज क्या कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन जो है वो अमेरिका को नहीं देंगे। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यहां पर आप इस वीडियो में देखिए, यह वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का है और यह कहीं ना कहीं मरुस्थल से मिसाइल फायर की जा रही है। बड़ा प्रश्न, क्या यह मिसाइल अमेरिकी जमीन से फायर की जा रही है? यह मिसाइल समुद्र से फायर नहीं की जा रही है, यह मिसाइल जमीन से फायर की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी खाड़ी देश ने अपनी जमीन दी अमेरिका को और उस जमीन से यह मिसाइल ईरान पर फायर की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तमाम जो खाड़ी देश कह रहे थे कि हम अपनी जमीन को नहीं देंगे, वो पूरी तरह से गलत था, वो झूठा था। अब यहां पर एक बातचीत चल रही है और यहां सऊदी अरब का एक शख्स कह रहा है कि अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया, अमेरिका का ध्यान सिर्फ इस्राइल पर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ट्रंप जो है अपने अलावा किसके बारे में सोचते हैं? और यह पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं इस्राइल के कहने पर शुरू की गई है। यहां पर सऊदी अरब का एक शख्स गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि हमें ट्रंप ने अकेला छोड़ दिया। 30 सेकंड सुनिए, हालांकि वो क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मगर 30 सेकंड का लुत्फ उठाइए। الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكرية. وما في شك، أنا في تقديري وأعتقد أن هناك يعني نوع من العتب الخليجي على الحليف أو الشريك، إذا وصفناه بدقة الشريك الأمريكي। सबसे बड़ी बात, हम नहीं जानते कि ईरानी हमले में कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस्राइल के अंदर जो हमले हो रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर वहां लोग मारे जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं दोस्तों। यह झलक तेल अवीव की है। यहां पर देखिए किस तरह से एम्बुलेंसेस जा रही हैं और आप देखिएगा कितने बड़े पैमाने पर एम्बुलेंसेस जा रही हैं। यह इस बात की बानगी है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईरानी हमले में इस्राइल में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। देखा जाए। इस वक्त ईरान जो कहर बरपा रहा है उसका असर दिख रहा है। दोस्तों, पहले खबर आती कि फ्रांस अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर, उसे बाल्टिक सी से पूर्वी मेडिटेरेनियन सी भेज रहा है। पहले खबर आती है मगर फ्रांस इसे सिरे से खारिज कर देता है। अब यहां दो सवाल हैं। क्या फ्रांस ने यू टर्न लिया? क्या फ्रांस पहले मदद करने वाला था अमेरिका और इस्राइल की और फिर उसने यू टर्न ले लिया? इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों अगर किसी की नाक सबसे ज्यादा कटी है ना तो वो पश्चिमी अमेरिकी देशों की। यहां पर देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर कह रहे हैं कि हम इस वक्त अमेरिका और इस्राइल के साथ खड़े हैं। बड़ा प्रश्न, ब्रिटेन एक स्वस्थ लोकतंत्र है। ब्रिटेन अक्सर हक की आवाज उठाता है। ब्रिटेन के अंदर मानवाधिकार संगठन बहुत मजबूत हैं। क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर यह भूल गए कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ?
ईरान लगातार कह रहा है, और आपने अभी अभी अब्बास अराक्ची को ही सुना, कि हम कई अहम मुद्दों पर समझौता करने वाले थे, बावजूद इसके अमेरिका ने हमला किया। और यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्राएल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर यह जर्मनी के चांसलर, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका और इस्राएल के साथ खड़े हैं। सबसे शर्मनाक बात, इस्राएल ने ईरान के एक बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, वहां कम से कम 200 लोग मारे गए, बड़ी तादाद में छोटी छोटी बच्चियां। ना ब्रिटेन ने कोई बयान जारी किया, ना जर्मनी ने कोई बयान जारी किया, और ना भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई बयान जारी किया। और भारत का रुख तो वाकई हैरत में डाल देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। इस खबर के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू से भी फोन पर बात की। और क्या आप जानते हैं, अब तक खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी नहीं किया। उन्होंने मध्य पूर्व में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। मैं एक सीधा सा सवाल यहां पर प्रधानमंत्री से करना चाहता हूं। ईरान के साथ हमारे लंबे ताल्लुकात रहे हैं। ट्रंप के दबाव में आपने ईरान के साथ, हमारी एक परियोजना थी, चाबहार बंदरगाह परियोजना, आपने ट्रंप के डर से उसे त्याग दिया। आज खामेनी पर आप एक बयान तक नहीं दे रहे हैं। मैं जानबूझकर यह शो बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वक्त जब मैं यह शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम के 5 बज रहे हैं। जी हां, सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत को एक लंबा अरसा गुजर चुका है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, इस्राएल को लेकर अपनी चिंता जतला सकते हैं, इस तरह का सतही बयान जारी कर सकते हैं, मगर खामेनी के मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। मैं फिर समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप किसके साथ खड़े हैं? सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने यह कहा था, हमें इस बात की रिपोर्ट्स मिली थी कि ईरान हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया। क्या आप जानते हैं, अमेरिकी कांग्रेस को जो बात बताई गई है वो इससे बिल्कुल उलट है, और ऐसे झूठे के साथ भाजपा सरकार खड़ी हुई है। आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए साहब, अल जजीरा की खबर है। Trump administration officials told the US Congress that there were no signs that Iran planned to attack the US before the US-Israeli strikes that killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The news agency Reuters has reported, सरल शब्दों में Reuters को अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हमने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि ईरान हम पर हमला नहीं करने वाला था, बावजूद इसके ईरान पर हमला किया गया। दूसरी झूठी बात क्या थी कि अमेरिका ने यह कहा कि ईरानी मिसाइल जो हैं वो अमेरिकी जमीन तक पहुंच सकते हैं, जबकि आप जानते हैं ईरान की जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो है सूमर मिसाइल, और सूमर मिसाइल का जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, अमेरिका से बहुत दूर। यह ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शख्स के साथ खड़े हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह भारत के कौन से सामरिक हित हैं जो पूरे हो रहे हैं? हम इतिहास में कैसे देश के तौर पर याद रखे जाएंगे? ईरान में जिन 200 बच्चियों की बलि इस्राएली अटैक ने ले ली है, इस्राएल ने जानबूझकर एक स्कूल पर हमला किया जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही थीं, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मैं नहीं जानता हूं कि जब तक ये कार्यक्रम आएगा तब तक भारत सरकार अपनी तरफ से कोई बयान जारी करती है या नहीं, मगर जो हो रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार नींद से जागेगी, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी और खामेनी के मुद्दे पर बयान जारी करेगी।
क्योंकि न सिर्फ ईरान में बल्कि मध्य पूर्व में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय बसे हुए हैं। यह मत भूलिए कि आज पाकिस्तान बेशक अमेरिका और इस्राएल के साथ खड़ा है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो जनता है वो ईरान के पक्ष में समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री, आप इतिहास में किस शख्स के तौर पर याद रखे जाना चाहते हैं? इस दौर में, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो आप खुद को कहां देखते हैं? यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली चीज है। और सबसे बड़ी बात, यह मत सोचिए कि सिर्फ अमेरिका ईरान से बातचीत करने के बहाने ढूंढ रहा है। इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक इस्राएल भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात करना चाहता है। बकौल इस्राएल, इस खबर के मुताबिक हमने अब तक मसूद पेजेश्कियान को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो नरमपंथी हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, हम ये भी जानते हैं कि IRGC अभी वजूद में है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वजूद में बना हुआ है। तो आप मसूद पेजेश्कियान से बात करके क्या हासिल कर लेंगे? क्या उसकी वजह ये एम्बुलेंसेस हैं जो तेल अवीव की सड़कों पर चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं? क्या इसकी वजह यह है कि हर गुजरते दिन के साथ आपके इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं? आपका डोम जो अब तक आपको बचाता आया है वो नाकारा साबित हो रहा है? ये तमाम प्रश्न हैं। मैंने इससे पहले भी अपने एक और कार्यक्रम में कहा था कि हो सकता है कि 10 दिनों में ईरान की हालत खराब हो जाए। हो सकता है कि यह जंग ईरान हार जाए, मगर वो झुक नहीं रहा है। और क्यों? क्योंकि बकौल ईरान इस जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी। अब उसके लिए यह वजूद का सवाल है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उसके लिए। वो अपने अस्मिता, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा है और वो पीछे नहीं हट रहा है। लिहाजा जो लोग आज बातचीत की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि ईरान पर पहले हमला क्यों किया गया था और क्या इसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की जवाबदेही तय होगी। क्योंकि अपने अपने देशों में इन दोनों की लोकप्रियता बद से बदतर हो रही है और उसी से बचने के लिए इन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।